नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और पॉलिटी की क्लास में आज हम भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने देखिए इसमें जो मूल अधिकारों से संबंधित MCQ थे उनके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, इसी प्रकार हम जो भी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं सबके MCQ लेकर के आएंगे। ठीक है, आप लोगों तक। इससे क्या है कि जो भी टॉपिक में चीज़ें छुटी हुई होती हैं वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं भारत के महान्यायवादी। तो हिस्ट्री की क्लास में हमने मौर्योत्तर काल कंप्लीट कर लिया है, मौर्योत्तर काल। और इसमें अब नया टॉपिक हम गुप्त काल लेकर आएंगे। और इसी प्रकार ये भी क्लास हमारी आगे बढ़ती रहेगी। और हम अब देखते हैं पॉलिटिकल क्लास में भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 76 के कथनानुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो इसका सिंपल अर्थ है कि आर्टिकल 67 है, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता होगा उसे राष्ट्रपति महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो। तो सवाल ये उठता है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता क्या क्या होती है। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ। जब हम उच्चतम न्यायालय जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय सबके बारे में पढ़ेंगे, न्यायालयों के बारे में। ठीक है, तो वहाँ क्या है कंप्लीट हम विश्लेषण करके समझेंगे। यहाँ जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि उच्चतम न्यायालय की सामान्य न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है। ठीक है, इसमें कहा गया भारत का नागरिक हो, ये हर जगह कहा गया है। ठीक, और इसमें कहा है कम से कम 10 वर्ष तक उसे न्यायालय में मतलब किसी भी न्यायालय में कार्य किया हो। ठीक है, अधिवक्ता के। ठीक है, और 5 साल किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो, या राष्ट्रपति के रूप में पारंगत विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेत्ता हो मतलब विधि का अच्छा अनुभव होना चाहिए, और राष्ट्रपति उसे समझते हो कि इसे विधि का अच्छा अनुभव है। ठीक, तो उसे महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये 3 बातें हैं, 10 वर्ष तक उसे अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, और 5 वर्ष तक न्यायालयों में कार्य किया हो, या पारंगत विधिवेत्ता हो। 3 शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए लागू है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यता है वही महान्यायवादी के लिए है। इसलिए हम मानेंगे कि महान्यायवादी के लिए योग्य व्यक्ति में ये 3 बातें होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक बात है, ठीक है, इनमें से तो ये चीज़ होना चाहिए। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा, मतलब भारत सरकार की ओर से यही केस लड़ते हैं सब चीज़ें। ठीक है, विधि का इन्हें अधिक ज्ञान होता है, इसलिए यही पेश होते हैं भारत सरकार की ओर से। इन्हें भारत सरकार का वकील कह सकते हैं, भारत सरकार के वकील हैं। यह परंपरा है कि सरकार परिवर्तित होने पर महान्यायवादी त्यागपत्र दे देता है तथा नई सरकार अपनी रुचि के अनुसार किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करती है। देखिए, इनकी नियुक्ति क्या सरकार की सिफारिश पर होती है। ठीक, सरकार की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती है, इसलिए इन्हें सामान्यतः कहा जाता है कि जब भी सरकार हट जाए किसी भी कारणवश तो इन्हें त्यागपत्र दे देना होता है। इसलिए त्यागपत्र भी दे देते हैं सरकार हट जाती है जब, क्योंकि इनकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर हो रही। ठीक है, तो एक आ गया। वह विधि संबंधी किसी भी विषय पर भारत सरकार को परामर्श देता है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी भी विधि संबंधी कार्य को पूरा करता है। वह संविधान या राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए किसी भी कार्य को संपन्न करता है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है विधि संबंधी किसी भी विषय पर भारत सरकार को परामर्श देता है। जो भी कानून से संबंधित बातें होती हैं उन सभी विषयों पर ये राष्ट्रपति हो या भारत सरकार इनसे सलाह लेती है। ठीक है, तो ये सब सलाह देंगे कानून से संबंधित विषयों पर। कोई भी विधेयक हो सरकार पेश करना चाहती है तो उस विषय पर कानून के संबंध में जानकारी ये देते हैं। कोई भी सरकार का केस हो तो सरकार की ओर से यही पेश होते हैं। ठीक है, सरकार की ओर से पेश होंगे ये, तो ये कहा गया। अपने कर्तव्यों को निभाने में भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों में श्रोता होने का अधिकारी होगा। तो भारतीय क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं, यदि किसी कारण से सरकार की ओर से पेश होना है तो ये सरकार का पक्ष लेकर के वहाँ प्रस्तुत होंगे। किसी भी न्यायालय कि राज्य के क्षेत्र में कोई भी उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, वहाँ सरकार का ये प्रतिनिधि के तौर पर पेश होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। जिन वादों में भारत सरकार को
परामर्श देने के लिए उसे बुलाया जाता है। उसमें वो भारत सरकार के विरुद्ध न तो कोई परामर्श देगा और ना ही कोई विवरण देगा, ना ही वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों के किसी अभियुक्त का बचाव करेगा। तो इसमें कहा गया कि देखिए ये बात क्यों कही गई, इसका कारण ये है कि ये पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, महान्यायवादी होते हैं और भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं, मतलब ये हमेशा मतलब भारत सरकार के साथ नहीं रहेगा। जब भी सरकार इस्तीफा दे देगी तो ये भी इस्तीफा दे देंगे, ठीक है। इसीलिए क्या कहा गया है इसमें कि भारत सरकार के विरुद्ध ये मुकदमा नहीं लड़ सकते। जिन बातों में ऐसे कहीं भारत सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है उसमें कहा गया इन्हें कि आप मुकदमा लड़िए, तो वहाँ ये मुकदमा नहीं लड़ेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इन्हें निजी मुकदमा लड़ने से रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सरकार के मुकदमे लड़ेंगे, ये निजी मुकदमे भी लड़ सकते हैं क्योंकि ये सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं है। लेकिन ये मुकदमे निजी मुकदमा, मान लीजिए, चलिए उदाहरण से मैं समझाता हूँ कि भारत निजी मुकदमा इन्होंने लड़ा, ठीक है, और एक तरफ भारत सरकार है, भारत सरकार, यदि इन्हें निजी मुकदमा लड़ा कहा गया कि आपको मुकदमा लड़ना है तो ये निजी मुकदमा लड़ सकते हैं, लेकिन उसमें कहा गया कि ये मुकदमा भारत सरकार के विपक्ष में, तो ये वो मुकदमा नहीं लड़ेंगे, ये बिल्कुल नहीं लड़ेंगे उस मुकदमा, ठीक है। तो भारत सरकार के विपक्ष में जो मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हालांकि कोई निजी वैसा मुकदमा होगा तो उसमें ये पैरवी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वह किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता है, तो किसी कंपनी के निदेशक नहीं नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया है। महान्यायवादी न्यायालय के समक्ष केंद्र और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु उसे निजी तौर पर कानून संबंधी पेशा करने का अधिकार बशर्ते किसी बात का एक पक्ष स्वयं राज्य न हो, ठीक है। तो यही कहा गया है, मतलब सरकार पक्ष नहीं होना चाहिए एक तरफ, ठीक है। सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ेंगे, यही बात मैंने समझाई, वही बात है कि सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं होना चाहिए। हालांकि कोई भी मुकदमा लड़ सकते हैं निजी तौर पर, लेकिन वो मुकदमा सरकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी राज्य के विरुद्ध, मतलब सरकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। भारत के महान न्यायवादी नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति के पास वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होती हैं। चूंकि यह एक राजनीतिक नियुक्ति है, अतः प्रजा द्वारा सरकार बदलने पर महान्यायवादी का पद त्याग करना बाध्य है, ठीक है। तो वही बात कही गई है इसमें कि महान्यायवादी की नियुक्ति होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो नियुक्त होते हैं उनकी योग्यता होनी चाहिए, और ये सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं होते हैं, ठीक। जब भी सरकार बदलती है तो ये भी सामान्यतः अपना इस्तीफा दे देते हैं। महान्यायवादी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर प्रतिधारण शुल्क दिया जाता है और वह बुद्धि व्यवसाय के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि वह राज्य के विरुद्ध न खड़ा हो। तो यही कहा गया कि राज्य के विरुद्ध नहीं लड़ेगा और कोई भी मुकदमा निजी हो वो लड़ सकता है। अपने कार्यों का पालन करने के लिए उसे देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। तो अपने कार्यों का पालन, यानी कि सरकार से उससे कोई कार्य दिया जाता है तो उस कार्य को करने के लिए देश का कोई भी उच्चतम न्यायालय एक ही है, कोई भी उच्च न्यायालय भी हो तो वहाँ भी मुकदमा ये लड़ सकते हैं, यही बात है। संसद के किसी भी सदन में उसकी समिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, ठीक। संसद का कोई भी सदन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो, वहाँ इन्हें भाग लेने का अधिकार है और ये अपना मत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं, ठीक, ठीक है। वहाँ सलाह दे सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं देंगे क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं, ठीक है। मत देने का अधिकार सामान्यतः संसद के सदस्यों को, इसीलिए मत नहीं देंगे और किसी भी समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं और सदन में भाग ले सकते हैं। 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रदान किए जाए, तो इनकी सहायता के लिए होते हैं 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक है। ये भी महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं, लेकिन इनका पद संवैधानिक नहीं, ठीक है। संवैधानिक पद वह माना जाता है जिसका वर्णन अनुच्छेदों में किया गया, ठीक है। जैसे आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है तो ये संवैधानिक पद हो गया, ठीक है। अटॉर्नी वो है अपने कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उनका भी संविधान में वर्णन है, इसलिए उन्हें भी संवैधानिक पद माना है। तो ये ठीक है, इनका वर्णन है। लेकिन ये 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, इनका वर्णन संविधान में नहीं है, इसलिए संवैधानिक पद नहीं है। तो कभी फैक्ट के रूप में पूछा जाए किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में या वनडे एग्जाम में कि सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरलों का पद क्या संवैधानिक पद है, तो आप इसको खारिज कर देंगे, संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो। इसमें एक बात और याद रखेंगे हम, जो महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, महान्यायवादी, तो जो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं
वो विशेषाधिकार इन्हें भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे हम कि महान्यायवादी को संसद के सदस्यों को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, ये भी बात है। ठीक है, तो आज महान्यायवादी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हम आगे भी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपको सिर्फ एक कार्य करना है, यदि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे हमारी पिछली भी क्लासें आ जाएंगी और आगे की क्लास भी आप लोगों तक मिस नहीं होंगी। ठीक है, पहुँचती रहेंगी। इसलिए जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस प्रकार हिस्ट्री की क्लास भी चलती रहेगी और हिंदी व्याकरण की हमने क्लास कंप्लीट करा दी है। इसमें कुछ टॉपिक रह गए हैं, वो भी हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।